Dear students, I'm your mentor Smriti, welcoming you all in your own channel classes for you. So students, this class is for 8th class student and here we are doing chapter number 1, that is crop production and management. हम यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. If you have not watched my previous class videos for class 6 and 7, then please visit to them by clicking on the link I will give you in the description box. So the main topic for this session would be agricultural practices, basic practices of crop production and the preparation of the soil. So let's get started with the first topic, that is introduction, basics, general introduction for the chapter. Pahili and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली एक लड़की है और एक बूझो लड़का है, दोनों क्या करते हैं, अपने अंकल के घर जाते हैं गर्मियों के दिनों में. देयर अंकल इज़ ए फार्मर, उनके जो अंकल जी हैं वो, उनके जो चाचा जी हैं वो एक किसान होते हैं. वन डे, एक दिन क्या होता है, दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी. तो एक दिन क्या करते हैं, कुछ औजारों, टूल्स होते हैं औजार. तो एक दिन क्या है, वो कुछ औजार देखते हैं, जैसे कि खुरपी को देखते हैं, जिसको खुरपी हिंदी में हम, हमारे यहाँ भाषा में खुरपी या फिर खुरपा भी बोलते हैं. सिकल जो कि हमारी दराती होती है, शॉवल जो कि बेलचा होता है, प्लग जिसको हल बोलते हैं हिंदी में. तो इन सब चीज़ों को, इन औजारों को वो देखता है इन द फील्ड. अपने जो फार्मर हैं उनके चाचा जी उनके खेतों में इन औजारों को देखते हैं. कौन कौन, पहेली एंड बूझो. आई वेंट टू नो, अब बूझो कह रहा है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स, कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम इन टूल्स को, इन औजारों को कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं. यू हैव लर्न दैट, आपने ये सीखा होगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, कि सभी जीवित प्राणियों को, जीवित जीवों को भोजन चाहिए होता है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड दैमसेल्व्स, जबकि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर आउन फूड, क्या आप ये दोबारा से याद कर सकते हो, पता लगा सकते हो, याद कर सकते हो, आपने पढ़ चुके हो आप 6-7 क्लास में इस चीज़ के बारे में. तो क्या आप ये बता सकते हो कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे सिंथेसाइज करते हैं. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर आउन फूड, जबकि जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, जिसमें कि हम मानव भी आते हैं, कैन नॉट मेक देयर आउन फूड, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. तो अब ये जानना चाह रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं. अब हमें पता लग गया कि पेड़ पौधे तो अपना भोजन खुद से बनाते हैं. तो एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, या फिर वो खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते. तो ये अब बताना है आपको कि वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम, तो वो कहाँ से अपना भोजन लेते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि हमें भोजन खाने की आवश्यकता क्यों होती है, हमें भोजन क्यों चाहिए होता है खाने के लिए. ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें भोजन क्यों चाहिए होता है. So you already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. You have already know, कि आप पहले से ही जानते हो that energy from food, जो भोजन से हमें जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, इज़ यूटिलाइज, उसका अच्छे से सदुपयोग किया जाता है बाय ऑर्गेनिजम्स, जीवों के द्वारा, फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन, कि जो उनकी बॉडी में होने वाले जो कार्य हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको अच्छे से करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो फूड से ही मिलती है, हम ये सब जानते हैं. सच एज डाइजेशन, जैसे कि जो पाचन हुआ उसमें भी एनर्जी चाहिए जो कि हमें फूड से मिलेगी. रेस्पिरेशन है, उसमें भी एनर्जी चाहिए जो हमें फूड से मिलेगी. एंड एक्सक्रीशन, जिसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर होता है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, और वो भी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, तो जो हमारा भोजन है हम कहाँ कहाँ से लेते हैं, या तो पौधों से या फिर जीवों से, या फिर दोनों से ही. तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें फूड क्यों चाहिए होता है, तो उसका आंसर यहाँ पे मिल गया कि जो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए, यानी कि उनको अच्छे से सुचारू रूप से काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो ऊर्जा चाहिए होती है, वो हमें फूड से मिलती है, इसीलिए हमें फूड ज़रूरी होता है.
अगर फूड नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी और हम अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिंस वी ऑल नीड फूड, जैसा कि हम सबको भोजन चाहिए होता है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो हम पूरी कंट्री में, पूरे देश भर में एक अच्छी मात्रा में लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो सबको वो भोजन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। हम सबको भोजन चाहिए होता है, हमें ये पता है कि हमारे एरिया में ये वाली क्रॉप होती है, ठीक है, लेकिन वो क्रॉप, उस क्रॉप से जो अनाज मिल रहा है, जो फूड मिल रहा है, वही फूड हमारे देश के दूसरे कोने में बैठे हुए लोगों को भी चाहिए। तो वो वहाँ पर हम कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, उनको हम वो कैसे दे पाएंगे। तो देखिए, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। तो जो भोजन है जो वो अच्छी बड़ी मात्रा में उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, यानी बड़ी मात्रा में वो बनना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, की एक बड़ी संख्या में फूड को प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो रेगुलर प्रोडक्शन, यानी कि लगातार वो चीज़ बनती रहनी चाहिए, वो फूड बनता रहना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट, की अच्छे से उसका मैनेजमेंट हो। मैनेजमेंट इस तरह से कि कोई फसल कितनी मात्रा में उगाई जा रही है, कौन से एरिया में उगाई जा रही है, और कैसे कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, कैसे अलग अलग एरिया में वो भेजी जा रही है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्गीकरण है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर हमारे देश के किसी एरिया में ज़्यादा मात्रा में लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर भोजन की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, और किसी एरिया में जैसे रेगिस्तान है तो वहाँ पर लोगों की मात्रा, जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पर वो उस भोजन की मात्रा कम रहेगी। तो इस तरह से एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो और अच्छे से मैनेजमेंट हो और रेगुलर प्रोडक्शन होता रहे, तो हम हमारे देश के कोने कोने में बैठे लोगों को भोजन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो देखिए, टिल 10,000 BCE, तो 10,000 ईस्वी पूर्व, पीपल वर नोमैडिक। तो जो आदमी थे, जो व्यक्ति थे, वो क्या थे, नोमैडिक थे, यानी कि आदिवासी थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो वो भोजन और आवास की सर्च में, उसको खोजने के लिए, उसके लिए, भोजन और आवास के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे, वॉन्डरिंग करते रहते थे, घूमते रहते थे ऐसे ही फ्री में, मतलब ऐसे ही, मतलब कुछ काम नहीं था उनको, ऐसे ही भोजन और आवास की ज़रूरत थी, तो उसको देखने के लिए वो इधर उधर घूमते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो वो क्या करते थे, दे एट, वो क्या खाया करते थे, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी कि कच्चे फल और सब्जियां खाया करते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग, और उन्होंने शिकार करना भी शुरू कर दिया था, एनिमल्स फॉर फूड, किसका, एनिमल्स का, जानवरों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया था भोजन के लिए। लेटर दे कोड कल्टिवेट लैंड, तो उसके बाद वो क्या कर सकते थे, जो ज़मीन है उसको बो सकते थे। एंड प्रोड्यूस राइस, और उन्होंने क्या किया, और क्या कर सकते थे, राइस, चावल उगा सकते थे। ठीक है, पहले वो आदिवासी थे तो इधर उधर घूम रहे थे शेल्टर और फूड की सर्च में, और उसके फिर उन्होंने कच्चे फ्रूट और वेजिटेबल को खाना स्टार्ट कर दिया, और एनिमल्स को हंट करना, यानी कि जानवर का शिकार करना भी स्टार्ट कर दिया फूड के लिए। उसके बाद वो क्या कर सकते थे, ज़मीन पर बुआई कर सकते थे और चावल उगा सकते थे। वीट एंड अदर फूड क्रॉप, और चावल के साथ साथ गेहूँ और जो फूड क्रॉप हैं, यानी भोजन के जो फसलें हैं, उनको भी वो उगा सकते थे। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, तो इस प्रकार से जो है एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसका जन्म हुआ था। यानी जो कृषि जो नाम आया है, जो एग्रीकल्चर जो नाम आया है, वो तभी से स्टार्ट हुआ है जब इंसान ने, मानव ने चावल, गेहूँ और जो और क्रॉप हैं और जो फसलें हैं वो उगानी स्टार्ट की थी, तभी ये नाम निकल के आया था कृषि, जिसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, तो जब ऐसे पौधे जो एक ही तरह के हों और उनको कल्टीवेट किया जाता है, बोया जाता है एक जगह पर ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत बड़ी मात्रा में, इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप, तो उसको उस टाइम उसको
क्रॉप कहा जाता है, फसल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। तो एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि क्रॉप ऑफ वीट, अगर गेहूं की फसल है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर जितने भी प्लांट होंगे, जितने भी पौधे होंगे उस फील्ड में, उस खेत में, तो वो क्या होंगे, ग्रोन इन द फील्ड, उस खेत में जितने भी प्लांट होंगे आर दैट ऑफ वीट, वो सभी क्या है, गेहूं के होंगे। यानी अगर एक ही प्रकार का पौधा बहुत बड़ी मात्रा में एक जगह बोया गया है, तो उगाया गया है, तो उसको उस टाइम फसल बोला जाएगा। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो आप सभी जानते हो कि जो फसल होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि दालें हो गई, अनाज हो गया, वेजिटेबल यानी कि सब्जियां हो गई आपकी, एंड फ्रूट्स और फल हो गए। तो अलग अलग प्रकार की फसलें की जाती हैं, उगाई जाती हैं। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो इसको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, कैसे वर्गीकृत किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, कि मौसम के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है, इन विच दे ग्रो, जिनमें वो उगती हैं, यानी कि मौसम पर डिपेंड करता है कि कौन सी फसल कब उगेगी। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, जो हमारी इंडिया है, जो भारत है, वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, फैली हुई बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो मौसमी जो बदलाव है या जो स्थितियाँ हैं, वो जैसे कि जिसमें टेम्परेचर आ गया, तापमान आ गया, ह्यूमिडिटी, जिसमें ह्यूमिडिटी जैसे नमी होती है, एंड रेनफॉल, और जो बारिश वाला मौसम है, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, तो एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी करता रहता है। जैसे कश्मीर ठंडा एरिया है, रेगिस्तान है, गर्म एरिया है। तो ऐसे ही जो हमारी कंट्री है वो बहुत बड़ी है और अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी वातावरणीय जो स्थिति है वो अलग अलग है। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इस प्रकार से क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में रिच वैरायटी, बहुत बड़ी मात्रा में विविधता होती है फसलों के बीच में, यानी अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश में अलग अलग जगह पर बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, कि इस विविधता के बावजूद भी, इसके होते हुए भी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड, कि जो दो मुख्य रूप से जो क्रॉपिंग पैटर्न है या फसलें उगाने का जो तरीका है वो पाया जाता है। दीज आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो ये जो दो तरह की फसलें जो पाई जाती हैं, इतनी ज़्यादा विविधता होने के बाद भी, इतना ज़्यादा अलगाव होने के बाद भी फसलों के बीच, ये फसलें दो कैटेगरी में कैटेगराइज की जाती हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स देखिए क्या है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स। वो फसलें जो कि हमारी रेनी सीजन में यानी कि बरसात के मौसम में जो उगाई जाती हैं, उनको हम खरीफ की फसलें कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। तो हमारे भारत में जो रेनी सीजन रहता है, जो बरसात का मौसम रहता है, वो ज़्यादातर जून से सितंबर तक रहता है। पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स, जिसमें पैडी हो गया, जिसको धान बोलते हैं, मेज़ जिसको मक्का बोलते हैं, ये सोयाबीन ग्राउंडनट जो कि मूंगफली होती है, एंड कॉटन जो हमारा कपास होता है, हिंदी में कपास बोला जाता है, आर खरीफ क्रॉप्स। तो ये क्या है, खरीफ की फसलें हैं। सेकंड जो हमारा रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो वो फसलें जो कि सर्दियों के मौसम में यानी कि शीत ऋतु में जो उगाई जाती हैं, अक्टूबर टू मार्च, जो कि ज़्यादातर अक्टूबर से मार्च तक चलता है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। उनको रबी फसलें कहा जाता है, रबी की फसलें कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है रबी की फसलों के, वो हैं वीट जिसको गेहूँ बोलते हैं हिंदी में, ग्राम यानी कि चना, पी यानी कि मटर, मस्टर्ड यानी कि सरसों, एंड लिनसीड यानी कि जो अलसी होती है ना, उसको बोला जाता है लिनसीड। तो ये जो फसलें हैं, ये हैं हमारी रबी की फसलें। बिसाइड दिस, इसके अलावा पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, इनके अलावा जो दालें होती हैं और जो सब्जियां होती हैं, आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस।
तो वो भी गर्मियों के दिनों में भी बहुत सारी जगह पर दालें और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा बेसिक जो है हमारी आधारिक जो फसल की जो विधियां हैं कि फसल कैसे उगती है, तो वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि फसलों को कैसे उगाया जाता है, उनका आधार क्या है कि किस आधार पर आप फसलों को उगाते हैं। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, तो बुझे ये जानना चाह रहा है अभी, बुझो का क्वेश्चन है वाई पैडी जो हमारे धान होते हैं कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, इनको हम सर्दियों के मौसम में क्यों नहीं उगा सकते, यानी ये रबी क्रॉप क्यों नहीं है, ये हमारी जो खरीफ की क्रॉप है उनमें क्यों काउंट होती है। खरीफ क्रॉप यानी कि बरसात के मौसम में ही इनको क्यों उगाया जाता है और विंटर में क्यों नहीं उगा सकते हैं। तो देखिए जो हमारी पहेली है वो इसका आंसर दे रही है पैडी रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, कि जो पैडी होता है जो धान होता है उसको बहुत बड़ी मात्रा में ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। देयरफॉर इसीलिए इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, और इसीलिए ये सिर्फ बारिश के मौसम में ही इसको उगाया जाता है, क्योंकि बारिश होती है तो वहाँ से उसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। सो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़, जो कल्टीवेशन होता है यानी कि जो बुआई होती है फसलों की, इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़, उसमें बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ इन्वॉल्व होती हैं, अंडरटेकन बाय द फार्मर, जो कि फार्मर के द्वारा की जाती हैं अंदर ही अंदर, यानी कि वो उससे पहले मतलब बुआई से पहले खूब सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो फार्मर करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक करता रहता है उस ज़मीन को जहाँ पर वो उगाना चाह रहा है फसल को, उस ज़मीन को उस फसल के लायक बनाने के लिए उसको बहुत सारी गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं, एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाई ए गार्डनर और इवन बाई यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। तो ये जो यू मे फाइंड या आप जानोगे ये पाओगे दैट दीज एक्टिविटीज़, जो ये गतिविधियाँ हैं, आर सिमिलर, ये उसी प्रकार की हैं जैसे कि टू दूज कैरिड आउट बाय ए गार्डनर, जैसे कि एक जो माली की जो गतिविधियाँ होती हैं ना, जो माली जो कार्य कर रहा होता है अपने बगीचे को उपवन को सुंदर बनाने के लिए और नए नए फूल पौधे लगाने के लिए, इसी तरह से एक जो फसल है उसको उगाने के लिए भी एक फार्मर को, एक किसान को उसी तरह से एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। और इवन बाय यू, और आपके द्वारा भी, आप भी उन एक्टिविटीज़ को करते हो व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस, जब आप कोई सजावटी पौधा अपने घर में लगा रहे होते हो तो आप उसके लिए भी उसको बुआई के लायक उस ज़मीन को या उस गमले को बनाते हो, उसके लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है, उसमें खाद डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है और उस पौधे के अकॉर्डिंग मिट्टी लेनी पड़ती है। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क्स आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जो ये टास्क है या फिर जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक तरह से ऐसे होती है जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी कि जो हमारी कृषि की जो विधियाँ होती हैं उसी तरह की होती हैं, विच आर लिस्टेड बिलो, जो कि नीचे दिखाई गई हैं। तो देखिए जो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो ये इसी तरह की एक्टिविटीज़ है जैसे कि हमने मिट्टी जो है इस तरह से तैयार करनी होती है उस फसल के लिए। सोविंग यानी कि बुआई करनी पड़ती है, वो जो सीड होते हैं उस फसल के वो उसमें डालने पड़ते हैं, बुआई करनी पड़ती है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसमें खाद और उर्वरक को डालना होता है, मिलाना होता है। इरिगेशन यानी कि उसमें सिंचाई करनी पड़ती है, पानी डाल के उसको सींचना पड़ता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी कि जो खरपतवार होते हैं, जो ऐसे पौधे होते हैं या फिर जो कीट होते हैं उनसे उनको बचाना पड़ता है। हार्वेस्टिंग यानी कि उनमें उनकी अच्छे से कटाई करनी पड़ती है, जब वो अच्छी हो जाती हैं, मैच्योर फसल आपकी हो जाती हैं अच्छे से, तो उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, यानी उसको कटाई करनी पड़ती है। एंड स्टोरेज, और उसका भंडारण करना पड़ता है। देखा होगा ना आपने, मंडी होती है, अनाज मंडी होती है, तो वहाँ पर उसको स्टोर किया जाता है, या फिर घरों में टंकियाँ वगैरह होती हैं उनमें उनको स्टोर करके रखा जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, जो मिट्टी की जो मिट्टी को जो तैयार करना होता है, कैसे हम तैयार करते हैं, प्रिपेयर करना होता है जो सॉइल को, वो सबसे पहले वाला स्टेप होता है, पहला कार्य होता है
किसी भी फसल को उगाने से पहले हम जो पहला कार्य करते हैं वो यही करते हैं कि हम मिट्टी को तैयार करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण जो कार्य होता है कृषि में, वो ये होता है कि मिट्टी को हमें पलटना होता है और उसको फोका फोका बनाना होता है, लूजन करना होता है, ऐसे डीली सी बनाना होता है उसको। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। तो इस तरह से ये क्या है, जो हमारी रूट होती है पौधों की, उनकी जड़ों को हेल्प करता है कि वो सॉइल के अंदर अंदर तक भी सांस ले सके, डीप पेनिट्रेट भी कर सके। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो जो लूज जो सॉइल होती है, जो ढीली पोली पोली से जो मिट्टी होती है, वो क्या करती है, उन जड़ों को, पौधों की जड़ों को अलाउ कर देती है कि वो सांस ले सके आराम से, नीचे जाकर, मतलब धरती के नीचे भी, मिट्टी के नीचे भी, अंदर तक जाकर भी वो क्या है, अच्छे से सांस ले सके। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। तो ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी जो पोली पोली जो मिट्टी हो जाती है, वो पौधों की जड़ों को नीचे तक, अंदर तक जाने के बाद भी उसको सांस लेने देती है, अच्छे से ब्रीथ करने देती है। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो हमारी मिट्टी में जो अर्थवॉर्म होते हैं या फिर जो माइक्रोब्स होते हैं, ये जो हमारी फोकी फोकी जो मिट्टी होती है, ये उनको भी हेल्प करती है कि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, वृद्धि कर पाएँ मिट्टी के अंदर। जो केचुआ होता है ना, वो जो माइक्रोब्स होते हैं, ये अच्छे से क्या कर पाएँ, ग्रो कर पाएँ। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। तो जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ये जीव होते हैं, आर ऑफ फ्रेंड्स, ये भी क्या है, हमारे फार्मर्स जो किसान हैं उनके एक तरह से दोस्त होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न, क्योंकि वो भी क्या कर रहे होते हैं, पलट रहे होते हैं, एंड लूजन द सॉइल, और सॉइल को फूकी फूकी बना रहे होते हैं, एंड ऐड ह्यूमस टू इट, और इसमें क्या है, अपना ह्यूमस भी मिला देते हैं। तो इसलिए क्या है, ये हमारे जो किसान हैं उनके लिए ये एक तरह से दोस्त होते हैं उनके, क्योंकि जो काम मनुष्य को या फिर किसान को करना पड़ता है एफर्ट्स लगा के, वो जो केंचुए हैं या फिर जो ये और माइक्रोब्स हैं और जो छोटे जीव हैं मिट्टी के अंदर, ये क्या कर देते हैं, उसको ईजी कर देते हैं, मिट्टी को खुद ही पलट देते हैं और उसमें ह्यूमस को भी ऐड कर देते हैं। बट वाई द सोइल नीड्स टू बी टर्नड एंड लूजन। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सोइल को, जो हमारी मिट्टी है, उसको पलटना और उसको फोका बनाना ज़रूरी क्यों होता है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि क्या रीज़न है कि हमें मिट्टी को जो है पलटना पड़ता है और उसको ढीला ढाला या फोका फोका बनाना पड़ता है। So now you have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms। तो आप पहली क्लासेस में ये पढ़ चुके हो, कि जान चुके हो, सीख चुके हो कि जो सॉइल होता है, जो हमारी मिट्टी होती है, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं यानी कि खाद्य पदार्थ होते हैं, वाटर यानी कि पानी होता है, एयर यानी वायु होते हैं, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म और कुछ जीवित जीव भी होते हैं। इन एडिशन, और इसके साथ ही डेड प्लांट्स, जो हमारे मृत प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, एंड एनिमल्स और जो मृत जीव होते हैं यानी जानवर होते हैं, गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स, और वो सारे क्या है, जो मरे हुए जो पौधे होते हैं या फिर जो जानवर होते हैं, इन सब को भी डिकम्पोज किया जाता है सॉइल में रहने वाले, मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे जीवों के द्वारा। इन दिस वे, और इस तरह से वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, और इस प्रकार से जो अलग अलग जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो इन द डेड ऑर्गेनिज्म, डेड मरे हुए जानवरों के अंदर आर रिलीज्ड, उनको भी छोड़ दिया जाता है बैक इनटू द सॉइल, मिट्टी में दोबारा से वापस। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और इस प्रकार से जो ये न्यूट्रिएंट होते हैं जो मिट्टी में मिल चुके हैं, इनको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल स्पॉट्स प्लांट्स ग्रोथ। क्या होता है, ये माना जाता है, जाना जाता है कि जो कुछ ही जो सेंटीमीटर तक जो लेयर होती है हमारी मिट्टी की, जो ऊपर वाली होती है,
वो सॉइल को प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करती है कुछ ही सेंटीमीटर तक जो फैली हुई होती है। जो टॉप लेयर होती है, जो मिट्टी होती है ना, उसकी जो टॉप लेयर है, जो ऊपर वाली जो परत होती है, उसका कुछ ही सेंटीमीटर जो है मिट्टी वो है हेल्प कर रही होती है हमारे प्लांट का ग्रोथ के लिए। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट। अगर हम मिट्टी को पलट देते हैं, टर्निंग ऑफ द सॉइल मतलब कि जब हम मिट्टी को पलट देते हैं या फिर लूजनिंग ऑफ द सॉइल यानी कि उसको फोका फोका बना देते हैं, तो ये जो है न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल है हमारी मिट्टी की, उसको ऊपर की तरफ ले आती है। यानी कि जो हमारी मिट्टी की जो लेयर्स हैं वो पलट जाती हैं और जो न्यूट्रिएंट में रिच है यानी कि पोषक तत्व जिसमें ज़्यादा मात्रा में है, वो वाला पार्ट जो मिट्टी का वो ऊपर की तरफ आ जाता है ताकि जो प्लांट्स हैं उस न्यूट्रिएंट को यूज़ कर सकें। Thus turning and loosening of the soil is very important for cultivation of crop। तो जो है हमारी फसल की कल्टीवेशन के लिए, बुआई के लिए जो टर्निंग है यानी कि मिट्टी का जो पलटाव है वो और जो मिट्टी को जो फोकापन बनाना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि हमारी मिट्टी या फसल को उगाने के लिए मिट्टी का पलटना और उसका फोका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड द टिलिंग और प्लगिंग। तो जो ये प्रोसेस होती है, ये जो कार्य होता है जिसमें हम मिट्टी को पलटते हैं या फिर उसको लूज़ बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं जोतना या जुताई बोलते हैं, और प्लगिंग या फिर हल जोतना बोलते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लग, और ये एक हल की हेल्प से किया जाता है। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हल होते हैं वो हमारे या तो लकड़ी के बने होते हैं या फिर आयरन के बने होते हैं यानी लोहे के बने होते हैं। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई, अगर जो हमारी मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सूखी होती है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो हल जोतने से पहले उसमें पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। द प्लग्ड फील्ड मे हैव बिग clumps of soil called क्रम्स। तो जो हमारी प्लग्ड जो फील्ड है यानी कि हल से जिसकी जुताई हो चुकी है, उस खेत में भी बड़े बड़े ढेले मिल सकते हैं मिट्टी के, जिनको हम क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, और इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सॉविंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो जो मिट्टी को लेवल करना यानी कि मिट्टी का समतल होना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फॉर सॉविंग यानी कि बुआई और सिंचाई के लिए। मिट्टी का समतल होना, जिस मिट्टी में फसल उगी हुई है उस मिट्टी का समतल होना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा यानी कि लाभदायी रहता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, और जो मिट्टी को जो समतल करते हैं उसका जो लेवल देते हैं उसको एक लेवलर की हेल्प से ही करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, यानी कि जो जुताई है उससे पहले कभी कभी क्या होता है कि हम मिट्टी में मैन्योर यानी कि खाद को डाल दिया जाता है, ऐड कर देते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल, और इस प्रकार अगर हम जुताई के टाइम अगर मिट्टी में हम खाद को डालते हैं तो ये हमें क्या करता है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है मैन्योर विद द सॉइल, यानी कि मिट्टी के साथ उस खाद का अच्छे से मिलाप हो जाता है, वो अच्छे से उसमें मिल जाती हैं। द सॉइल इज़ मॉइस्चन बिफोर सॉविंग, और जो मिट्टी है हमारी उसको बुआई से पहले गीला करना पड़ता है, यानी कि जब आप उसमें फसल बो रहे होते हो उससे पहले आपको मिट्टी को गीला करना होता है। So okay students, this was all for today's session. In our next class we will discuss further topics from this chapter, and till then if you like my effort then please like and share my videos with your friends and subscribe my channel. Also hit the bell icon given below to get the notification for all my new videos. Thanks for watching. Thank you so much.